नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राइन चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है एनीमिया के ऊपर। दोस्तों एनीमिया को हम लोग साधारण भाषा में आजकल जो हम लोग सुनते हैं या फिर हमें कॉमनली जो उसके बारे में पता है वो ये है कि ये खून की कमी हो जाना या फिर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना। तो ये शब्द जो है लोग उसके बारे में सुनने को हमें मिलते हैं, पर असल में एनीमिया के कई टाइप्स रहते हैं। उसके कुछ कॉजेस के कारण जो अलग अलग कॉजेस रहते हैं उसके डायग्नोसिस करना सही टाइम पे जरूरी रहता है ताकि उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है उसे की जाए। तो इसके बारे में आज पूरा हम लोग डिटेल समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हम लोग समझ लेते हैं कि एनीमिया में जो हमारे बॉडी में जो ब्लड रहता है उसके बारे में कुछ बेसिक बातें हम लोग समझ लेते हैं। जो ब्लड रहता है जिसे हम लोग खून हम लोग कहते हैं हिंदी में, तो इसके बारे में कई थियरीज चल रही है मार्केट में कि जो ब्लड रहता है वो एक इंसान में वो 5 से 7 लीटर के आसपास रहता है, पूरी जो उनकी बॉडी रहती है। कई लोगों का ये मानना है कि जो रिसर्च है उनका ये मानना है कि जो इंसान का वजन रहता है उसके 10% उसके बॉडी में खून रहता है। कईयों का मानना है कि 7% उसके बॉडी में जो है ब्लड रहता है, पर एक एवरेज जैसे माना जाता है तो 7 लीटर के 6-7 लीटर के आसपास एक लोग मानते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर शरीर में उतना लीटर जो ब्लड है वो रहता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो ब्लड रहते हैं, हम लोग जब सीबीसी का रिपोर्ट करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट जब करवाते हैं, उसमें देखते हैं कि अलग अलग पैरामीटर्स दिखते हैं। रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आपने कॉमनली सुना होगा। जब डेंगू में तकलीफ होती है, डेंगू की जब किसी को तकलीफ होती है तो प्लेटलेट्स काउंट्स काफी गिर जाते हैं, तो उसको रिस्की क्यों माना जाता है। तो बेसिक चीजें आज मैं बता देता हूं कि डब्ल्यूबीसी जो रहता है वो इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए रहता है, कि ये एक प्रकार का डिफेंस सिस्टम जो रहता है हमारी बॉडी में, जो कि ब्लड के थ्रू जो कोई अगर इन्फेक्शन आता है हमारे बॉडी में किसी कारण, जो ब्लड में जब इन्फेक्शन आ जाता है तो वो उससे लड़ती है। डब्ल्यूबीसी जो है उससे लड़ने का काम जो है वो करती है। प्लेटलेट्स क्या करती हैं? प्लेटलेट्स आपने देखा होगा कि उसका ज्यादा जो यूनिट्स रहते हैं वो लैक्स में रहते हैं, मिलियंस में भी देखा जाता रहते हैं। तो उसके जो यूनिट जो रहते हैं तो उससे लैक्स में इसलिए रहते हैं क्योंकि जो ब्लड रहता है उससे जो हमारे बॉडी में कंटिन्यू फ्लो करता है, तो उसकी जो एक फ्लूइडिटी रहती है, जो उसकी एक विस्कोसिटी होनी चाहिए, वो उसे मेंटेन करने का काम जो है वो प्लेटलेट करता है। मतलब वो उसे क्लॉट नहीं होने देता है। उसकी जो एक प्रॉपर तरीके से फ्लूइडिटी जो होनी चाहिए, फ्लूइड का जो एक नेचर होना चाहिए, उस नेचर को बरकरार रखने का काम जो है वो प्लेटलेट्स करता है। तो अगर प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो जाते हैं तो खून के जम होने के लिए, मतलब ब्लड के क्लॉट होने के कारण जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, उससे फिर डेथ होने के चांसेस जो है कारण जो है वो बढ़ जाते हैं। इसलिए प्लेटलेट्स काउंट्स को हमेशा नॉर्मल रखने के लिए पूरी कोशिश की जाती है। जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो सीबीसीज वगैरह जब वो लेते हैं तो इस पे वो काफी जोर देते हैं, खास करके डेंगू के समय में। आरबीसीज क्या करते हैं? कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड CO2 टू द बैक टू द लंग्स। जो आरबीसीज का मेन काम क्या रहता है? जो ऑक्सीजन बनता है, जो एक्सचेंज होता है हमारे लंग्स में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैं इसके बारे में बता चुका हूं, वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। तो जो लंग्स में जो ऑक्सीजन बनता है, जो मिलता है, तो ब्लड को मिलता है, वो कैरी करता है पूरी बॉडी की तरफ थ्रू विद द हेल्प ऑफ हार्ट जो पंप करता है, और पूरी बॉडी से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेके आता है विद द हेल्प ऑफ जो हार्ट, वो हमारे जो लंग्स में आता है वहां से प्यूरिफाई होता है। तो ये पूरी प्रोसीजर मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में समझाई है, आप वीडियो जो है वो रेफर कर सकते हैं। अब आरबीसीज का मतलब रेड ब्लड सेल्स होता है, मतलब लाल कलर की कोशिकाएं जो रहती हैं खून में। तो आरबीसीज जो रहती हैं, ये इसका रेड कलर जो है वो किसके बेसिस पे आता है? वो आता है हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन का मतलब हीम यानी आयरन और ग्लोबुलिन यानी कि प्रोटीन। तो ये आयरन रिच प्रोटीन रहता है, इसलिए इसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। और हीमोग्लोबिन क्या कहता है? जो हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन कैरी होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ टाइप हो जाए, मतलब ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब जो हमारे बॉडी में ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन घूमता है पूरी बॉडी में, वो एक्चुअली किसके साथ जुड़ के घूमता है? वो हीमोग्लोबिन के साथ। तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों एक साथ मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि पूरी बॉडी में घूमने का जो है वो काम करता है। मोस्ट ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग द रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस रेगुलरली इन योर bone marrow, a spongy material found within the cavity of the many of your large bones। जो सबसे बड़ी बोन्स रहती है हमारी बॉडी में, जैसे थाई बोन हो गई, ह्यूमेरस बोन हो गई, तो इस बोन्स में क्या होता है कि एक स्पॉन्जी मटेरियल रहता है, उनके जो हॉलो एक रहता है, ये बोन रहती है, बीच में एक हॉलो रहता है इस तरीके का। मान लीजिए ये हड्डी है, ये हॉलो रहता है यहाँ पे सिस्टम, यहाँ पे एक स्पॉन्जी मटेरियल रहता है जिसे बोन मैरो कहा जाता है। वो बोन मैरो क्या करता है? ज्यादातर जो ब्लड सेल्स रहती हैं, तो वो ब्लड सेल्स जो है, खास करके जो आरबीसीज जो रहती हैं, वो प्रोड्यूस करने का काम करता है। लेकिन
हीमोग्लोबिन और आरबीसी की अगर देखी जाए बात, तो आपको जो है वो आयरन, विटामिन बी 12 या फिर फोलेट को विटामिन बी 9 बोला जाता है, और अदर न्यूट्रिएंट्स की जरूरत रहती है जो कि आपको डाइट से मिलती है। मतलब काफी प्रतिशत जो रहता है जो आरबीसीज हैं, तो वो जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो आपके जो बोन मैरो रहता है वहां से जनरेट हो जाए, वहां से प्रोड्यूस होती हैं, वहां से बनती हैं। लेकिन आरबीसीज और हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करने के लिए आपको एक हेल्दी डाइट की जरूरत रहती है। उस डाइट में आपको आयरन, विटामिन बी 12, विटामिन बी 9 जिसे फोलेट कहा जाता है, या फिर कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत रहती है, ताकि जिसके बेसिस पे आपके शरीर में प्रॉपर हीमोग्लोबिन और आरबीसी बन सके, और आपके शरीर का जो आयरन का जो परसेंटेज है वो एक हेल्दी रह सके, जिसकी वजह से आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से आपके शरीर में अच्छे से काम कर सके। अब देख लेते हैं कि इसके कॉजेज क्या क्या हैं। तो कॉजेज जो रहते हैं एनीमिया के, उससे कई अलग अलग रह सकते हैं। मेनली उसे दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक है कॉन्जेनिटल, दूसरा है एक्वायर्ड। तो बाय बर्थ आपको कुछ डिफिशियंसी के कारण जो है वो एनीमिया रहेगा, या फिर जनरेशन के द्वारा जो ट्रांसफर होता है, कुछ चीजें जो ट्रांसफर होती हैं, कुछ एनीमिया के ऐसे रूप रहते हैं जो कि इनहेरिटेड रहते हैं, वो हम लोग आगे समझेंगे। और दूसरा रहता है एक्वायर्ड, यानी कि जब आपकी लाइफस्टाइल, आपका खान पान, आपका न्यूट्रिशन में कुछ बदलाव होता है, उसकी वजह से जो है ये एक्वायर्ड होता है। आप उसे एक्वायर्ड करते हैं, इस डिफिशियंसी को, इस आयरन की कंडीशन को, जिसकी वजह से आपको एनीमिया होता है। तो जैसा टाइप रहेगा वैसा उसका कॉजेस रहेगा, जिस तरीके का उसका टाइप रहेगा उसी तरीके का उसका कॉजेस रहेगा, उसका कारण रहेगा कि ये क्यों इसकी वजह से हुआ है। न्यूट्रिशनल एनीमिया हम लोग देखते हैं कि जब खान पान में जो कमी आ जाती है न्यूट्रिशन में, तो उसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि हमें कमी होने के कारण जो है एनीमिया होने के कारण रह सकते हैं। पहली है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, सबसे कॉमन टाइप है ये एनीमिया का, जो कि शॉर्टेज हो जाता है इसमें आयरन का, हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, इसकी वजह से जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। अब बोन मैरो आयरन प्रोड्यूस करता है ताकि वो हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस कर सके आरबीसी के लिए। बोन मैरो आयरन प्रोड्यूस करता है, वो आयरन से हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन यानी कि हीम मतलब आयरन, ग्लोबुलिन मतलब प्रोटीन, तो मिलके हीमोग्लोबिन बनते हैं। और हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी को एक रूप देता है, एक जो रेड कलर का, या फिर उसका रूप बनाने में हीमोग्लोबिन का सबसे बड़ा रोल कॉल रहता है। तो ये प्रॉपर न होने की वजह से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होती है। बोन मैरो में काफी चेंजेस आ जाते हैं, बोन मैरो में काफी बदलाव आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से आयरन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। क्या कारण हो सकते हैं? एक है प्रेगनेंसी में काफी कमी हो जाती है, क्योंकि दो व्यक्तियों को फीड करना पड़ता है, तो उसकी वजह से शायद एक बोन मैरो पूरी फुलफिल नहीं कर पाता है, इसकी वजह से वो कमी हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि आयरन सप्लीमेंट्स लिए जाएं प्रेगनेंसी के दौरान, ताकि वो दोनों ही पर्सन की, जो एक गर्भ के अंदर है और जो गर्भ जिसके अंदर गर्भ है, मतलब एक लेडी और उसका बच्चा, तो प्रेगनेंसी के वक्त ये कहा जाता है। दूसरा है हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल, काफी मेंस्ट्रुएशन पीरियड में काफी ज्यादा लीकेज जब हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन जब फ्लो हो जाता है, ब्लड फ्लो जब हो जाता है, तो किसी किसी का हैवी ब्लड फ्लो हो रहता है, तो उसके में जो ब्लीडिंग हो जाती है उसमें आयरन काफी मात्रा में जो है वो शरीर के बाहर चला जाता है, वो उसे वापस डेवलप होने में समय लग जाता है, इसकी वजह से वो डिफिशियंसी हो जाती है। या फिर हो सकता है कि स्टमक में अल्सर है, या फिर जो लार्ज बॉल, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन हम लोग कहते हैं, उसमें अगर अल्सर आ गया है, तो उसमें कोई तकलीफ होने की वजह से पाचन में काफी ज्यादा तकलीफ हो जाती है। जो बाहर से हम लोग आयरन हम लोग खाते हैं जो न्यूट्रिशन में, वो प्रॉपर तरीके से एब्सॉर्ब नहीं हो पाता है, उसकी वजह से ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होने का कारण रहता है। लार्ज बॉवेल कैंसर, बड़ी जो इंटेस्टाइन रहती है, लार्ज इंटेस्टाइन जो रहती है, उसमें अगर कैंसर हो जाता है तो वो भी एक कारण बनता है। सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि जो पेन रिलीवर्स जो मेडिसिन रहती है, जो ओटीसी हम लोग लेते हैं, कई लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, कहते हैं कि भाई ये दर्द है, पेन किलर्स दे दीजिए, तो वो रेगुलर जो पेन किलर जो लेते रहते हैं, थोड़े बहुत दर्द के लिए वो उन्हें हैबिट बन जाती है कि बार बार पेन किलर्स लेने की, तो वो एक कारण बनता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के। कोई प्रॉपर तरीके से आपका जो डाइट है, जो होना चाहिए स्टमक और ये जो बॉवेल्स वगैरह है, तो उसमें देखा जाए तो इरिटेशन प्रोवाइड करता है। मतलब आपने पेन किलर कोई मेडिसिन लिया, तो वो जो स्टमक की जो लाइनिंग्स रहती हैं वहां पे एक इरिटेशन प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से वो आयरन एब्सॉर्प्शन को प्रॉपर तरीके से हेल्दी वे से नहीं होने देता है। जैसे कि एस्पिरिन आप मान लीजिए, एस्पिरिन से काफी ज्यादा इरिटेशन होता है, स्टमक में जलन होती है, जिसकी वजह से जो डाइट आपने अगर खाया है तो वो प्रॉपर तरीके से एब्सॉर्ब नहीं हो पाता है। तो ये काफी मेन रीजन जो है वो ओटीसी पेन रिलीवर मेडिसिन भी रहती है।
परनिशियस एनीमिया, विटामिन B12 डिफिशियंसी, कुछ ऑटो इम्यून कंडीशन रहती है जिसकी वजह से आप विटामिन B12 खाते तो हैं कुछ डाइट्स के द्वारा, कुछ सप्लीमेंट्स के द्वारा, लेकिन वो एब्सॉर्ब नहीं हो पाता है। तो वो न होने के लिए आयरन की बनने के लिए जो हीमोग्लोबिन बनने के लिए या फिर आयरन बनने के लिए हमें विटामिन B12 की भी काफी ज्यादा जरूरत रहती है, अच्छी मात्रा में जरूरत रहती है। पर इसकी डिफिशियंसी की वजह से हम लोग देखते हैं कि जो ये एनीमिया होने के कारण बनता है। एक है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मतलब क्या कि विटामिन B12 और विटामिन B9 जिसे कि हम लोग फोलेट कहते हैं, तो उसकी डिफिशियंसी की वजह से हमारे शरीर में काफी मात्रा में हम लोग देखते हैं कि एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। इसकी कमी अगर हो जाती है तो ड्यू टू एनी रीजन, चाहे वो डाइट में कमी हो या फिर वो एब्सॉर्ब नहीं हो रहा हो या बाहर का जो हमें जो सप्लीमेंट लेना है वो प्रॉपर तरीके से हम लोग नहीं ले रहे हैं, तो ये काफी दोनों जो हैं विटामिन B12 और B9 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आयरन के जनरेशन, आयरन के जो एब्सॉर्प्शन रहता है और हीमोग्लोबिन जो है प्रॉपर तरीके से बनने के लिए। अगर ये प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तो एनीमिया का, खास करके जो न्यूट्रिशनल एनीमिया रहते हैं उसका एक कारण बन जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो इनहेरिटेड एनीमिया, जो कि मैंने कहा कि जो कॉन्जेनिटल रहती है, जो कि माँ बाप से या फिर हमें जो जनरेशन से एक बार मिलते हैं तो वो रहते हैं। तो है एक सिकल सेल एनीमिया, आपने काफी ज्यादा इसके बारे में सुना होगा कि सिकल सेल की टेस्ट होती है। सिकल सेल हो गया, उसके कई कारण रहते हैं, उस पर हम लोग स्पेशली एक अलग टॉपिक लेंगे। पर जो सिकल सेल में होता क्या है कि जो आरबीसीस रहते हैं, आरबीसीस का जो शेप रहता है वो कैसा रहता है, राउंड फ्लेक्सिबल शेप कलर रहता है, वो डिस्क में रहता है, मतलब जो सीडी डीवीडी जो डिस्क रहती है उस तरीके के एक राउंड में रहता है, और फ्लेक्सिबल जो एक डिस्क रहती है इस तरीके की। आपने कुछ वीडियोस अगर देखे होंगे यूट्यूब पे तो वो सीडी जैसे रहती है, एक सिंपल भाषा में जो सीडी या डीवीडी प्लेयर में जो हम सीडी डालते हैं उस तरीके का आरबीसी का एक शेप रहता है, वो राउंड रहती है और फ्लेक्सिबल रहती है, इजीली मूव हो जाती है। लेकिन जब सिकल सेल में जब होता है उस व्यक्ति को, तो क्या होता है कि वही आरबीसी स्टिफ और स्टिकी हो जाता है, मतलब थोड़ी सी स्टिफ हो जाती है, कड़क हो जाती है और चिपचिपी हो जाती है। वो आरबीसी जो सेल है ना वो स्टिफ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है जो ब्लड फ्लो होना चाहिए प्रॉपर तरीके से वो उसको ब्लॉकेज करती है, जो इसके स्टिकीपन की वजह से और ये स्टिफपन के जो प्रेशर ज्यादा लगता है चिपचिपाहट की वजह से। तो ये सिकल सेल एनीमिया काफी ज्यादा तकलीफ जो है वो उस व्यक्ति को देती है। दो कुछ रेयर्स है, जैसे कि फैंकोनी एनीमिया, ये काफी रेयर डिसऑर्डर है। फैंकोनी अगर कोई डिसीज होता है तो एक प्रकार का एनीमिया होने के कारण बनता है, पर ये काफी ज्यादा रेयर है। एक है डायमंड ब्लैक फन एनीमिया, इसमें क्या होता है कि बोन मैरो में डिसऑर्डर्स हो जाता है। बोन मैरो में अगर डिसऑर्डर हो गया तो प्रॉपर तरीके से आयरन बना नहीं पाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो आरबीसीस है प्रॉपर तरीके से बनती नहीं है, आरबीसीस का परसेंटेज कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक एनीमिया का रूप ले लेता है। कॉजेज में एक तीसरा रूप भी रहता है जिसको हम कहते हैं कि एबनॉर्मल आरबीसीस। एबनॉर्मल आरबीसीस के कई एक प्रकार रहते हैं, मतलब जो आरबीसीस रहते हैं उसमें काफी ज्यादा बदलाव आता है, काफी चेंजेस आता है, काफी कुछ उसमें फ्लक्चुएशन रहते हैं। उसमें देखते हैं कि जो एब्सॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से उसे अलग अलग कैटेगराइज करके नाम दिया गया है, जो कि एबनॉर्मल आरबीसीस में आता है। सबसे पहले हेमोलाइटिक एनीमिया। हेमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है, यूर आरबीसीस ब्रेक डाउन और डाई फास्टर देन यूजुअल। हर एक सेल्स का एक शुरुआत होता है और उसका भी एंड होता है, मतलब डेड होता है वो। तो लगभग ये रेगुलर बेसिस पे हमारे बॉडी में आरबीसीस जो है वो डेवलप और डेड होना शुरू होते हैं, जो हमारा बोन मैरो है वो रेगुलरली एक आरबीसीस जो है वो डेवलप करते रहते हैं। लेकिन जो उनका लाइफ टाइम रहता है जो उनका आरबीसीस का, उससे पहले वो डाई होना शुरू हो जाती है या फिर उसका ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है, वो टूटना या फिर बिखरना या फिर पूरी तरीके से वो डाई हो जाती है, जो कि उनका नॉर्मल पीरियड रहती है उससे पहले। इसकी वजह से हेमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से जो ब्लड है वो बॉडी में घूम नहीं पाता है और वो एनीमिया का एक रूप ले लेता है, जिसको हम हेमोलाइटिक एनीमिया से रेफर करते हैं। एक है अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया जो हमारे स्टेम सेल्स रहते हैं, हमारे बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल्स रहते हैं, आपने देखा होगा कि स्टेम सेल कई लोग प्रिजर्व भी करवाते हैं, कभी हमको इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो बोन मैरो में स्टेम सेल्स कई लोग प्रिजर्व भी करवाते हैं। तो स्टेम सेल जो हमारे बोन मैरो में रहते हैं वो उतनी मात्रा में आरबीसीस नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं जितनी मात्रा में बॉडी की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसकी वजह से अप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। एक है ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया। तो नाम से आप समझ गए होंगे कि ऑटो इम्यून है, मतलब ऑटो इम्यून सिस्टम अगर ऑटो इम्यून ये जो डिसीज है अगर हो जाता है तो हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम ही हमें ब्रेक डाउन करता है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक टॉपिक बना चुका हूँ, वीडियो और चैनल रेफर करके वो वीडियो जो है आप देख सकते हैं। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वही हमें अटैक करता है, मतलब जो किससे अटैक करेगा, अगर एनीमिया से है तो ये आरबीसीस को अटैक करेगा। तो इम्यून सिस्टम अटैक्स आरबीसीस, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। और उसके बाद है साइडरोब्लास्टिक एनीमिया। साइडरोब्लास्टिक एनीमिया से क्या होता है, डोंट हैव इनफ आरबीसीस एंड हैव टू मच ऑफ आयरन इन योर सिस्टम।
आयरन तो काफी मात्रा में है, पर वो आयरन जो है वो आरबीसी का रूप जो है वो ले नहीं पा रही ड्यू टू एनी रीजन, तो उसे सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो कहा जाता है। मतलब आयरन है हमारे बॉडी में लेकिन वो आरबीसी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। मैक्रोब्लास्टिक एनीमिया, जो मैक्रो यानी कि बड़ी साइज, तो बोन मैरो मेक्स अनयूजुअली लार्ज आरबीसीज। मैक्रो यानी बड़ी साइज के जो रहते हैं, जो उनकी नॉर्मल साइज रहती है उससे बड़ी साइज आरबीसी, तो इसलिए उसे मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहा जाता है। ड्यू टू एनी इन्फेक्शन या कुछ भी कारण की वजह से बोन मैरो जो है वो बड़ी मात्रा में बड़ी साइज के जो आरबीसी उसे प्रोड्यूस करता है, तो उसकी वजह से मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। ये भी एक उसका कॉज है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया आरबीसीज डोंट हैव इनफ हीमोग्लोबिन और स्मॉलर देन यूजुअल। जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनके पास इनफ मात्रा में जितना हीमोग्लोबिन चाहिए वो नहीं रहता है, उससे कम रहता है जितना उनको चाहिए। इसकी वजह से माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। उस पर देखते हैं कि नॉर्मोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है कि जो कुछ ऐसे आरबीसीज, फ्यूअर आरबीसीज देन यूजुअल एंड दोस आरबीसीज डोंट हैव नॉर्मल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। मतलब जो आरबीसीज रहती हैं वो का जो परसेंटेज होना चाहिए वो उससे तो कम ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो आरबीसीज हैं उसमें भी जो नॉर्मल परसेंटेज होना चाहिए एचबी का वो भी कम रहता है। मतलब नॉर्मोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी जितने चाहिए उससे कम, और जितने हैं आरबीसी उसमें भी जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो भी जो नॉर्मल जितनी चाहिए उससे भी कम है, इसलिए उसे नॉर्मोसाइटिक एनीमिया कहा जाता है। ये सबके जो कारण रहते हैं, मतलब इसका जो अलग अलग नाम जो दिए रहते हैं, ये मैंने इनिशियली आपको बताया था कि कुछ इनहेरिटेड रहते हैं, कुछ एक्वायर्ड रहते हैं। तो कुछ कैंसर की वजह से हो सकते हैं, ऑटोइम्यून डिसीज की वजह से होते हैं, इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, आपके डाइट इम्प्रॉपर न होने की वजह से। तो ये सब चीजें जो है वो एक रूप में ले लेती हैं और इसको अलग अलग जो उसका इफेक्ट होता है हमारे बॉडी में, उसकी वजह से अलग अलग उसे जो डिफिशियंसी का अलग रूप रहता है, उस डिफिशियंसी के हिसाब से इसको नाम जो है वो दिया गया है। अब देखते हैं कि सिम्टम्स के बारे में। तो जब भी आपको अगर महसूस हो कि आपके शरीर में कुछ हीमोग्लोबिन की कमी है या फिर कुछ ऐसी कमजोरी महसूस होना शुरू हो जाता है, चक्कर आना शुरू हो जाता है, सरदर्द होता है, तो मतलब वो कुछ ना कुछ साइन और सिम्टम्स है एनीमिया के। जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, छोटी छोटी ब्रीदिंग जो है वो आपकी हो जाती है। लंबी ब्रीथ, इस तरीके से लंबी ब्रीथ आपकी नहीं होती है, शॉर्टन होती है। तो इस ब्रीदिंग को जब होती है तो एक ये सिम्टम है। डिजीनेस, काफी ज्यादा सर आपका भारी होता है, थकान हो जाती है, आपको पैरों में से कमजोरी महसूस होती है। फास्ट इरेगुलर हार्ट बीट्स, अरिथमिया हो जाता है, काफी ज्यादा हार्ट बीट आपकी ज्यादा बढ़ जाती है, हो सकता है पसीना भी आए। पाउंडिंग एंड वॉशिंग साउंड इन द ईयर, ऐसा सर में ऐसा गुनगुन आवाज ऐसा लगता है, वो हम बोलते हैं ना कि सर ऐसे कानों में गुनगुनाहट एक जैसी जो सीटी जैसी बज रही है, तो वो एक आवाज आ सकती है। हेडेक, काफी ज्यादा सरदर्द हो सकता है आपको। पेल एंड येलो स्किन, फीकी पड़ना शुरू हो जाती है स्किन। जाहिर सी बात है, जब शरीर में खून रहेगा ही नहीं तो जो रेड पना है वो कम रहेगा और थोड़ा सा फीका पना जो शरीर में वो बढ़ जाता है। तो ये कई चीजें हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ से आंखों से देखते हैं, नाखूनों में कई लोग देखते हैं, होठों पे देख लेते हैं कि भाई सफेद हो गए हैं और लालपन जो है वो कम दिख रहा है। तो पेल दिखना शुरू हो जाती है, फीका पड़ना शुरू हो जाती है। चेस्ट पेन, काफी ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आरबीसी या हीमोग्लोबिन की कमी होती है हमारे शरीर में तो प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं फ्लो हो पाता है, जिसकी वजह से हार्ट को काफी प्रॉब्लम आती है ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने में। अब ये तो कॉमन सिम्टम्स है। अब डायग्नोसिस किस तरीके से, आप किसी भी जनरल प्रैक्टिशनर के पास जा सकते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर के पास जा सकते हैं। वो आपका पहले तो ये जो फिजिकली एग्जामाइन करता है, कुछ चीजें सिम्टम्स देखता है और तुरंत आपको सीबीसी करवाने के लिए कहता है, कंप्लीट ब्लड काउंट विथ पीएस। पीएस का मतलब क्या रहता है, तो उसका है पहले तो कंप्लीट ब्लड काउंट में पूरा पैरामीटर्स रहते हैं। पैरामीटर्स में आपको रेड ब्लड सेल्स के जो सब पैरामीटर्स रहते हैं, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट के सब पैरामीटर्स आते हैं। तो उस पैरामीटर के हिसाब से वो जो है वो जांच करते हैं कि आप में क्या क्या कमी है। पीएस जो एक स्लाइड बनाई जाती है, उसका जो स्मीयर बनाया जाता है स्लाइड पर, जो कि पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप में देखता है, ये देखता है कि उसमें कितने प्रतिशत जो आरबीसी का परसेंटेज वगैरह वो अपना रिमार्क डालता है। तो उसको ये दोनों करवाने के लिए कहता है, और हो सकता है वो आपको विटामिन B12 और B9 के भी टेस्टिंग करवाने के लिए कह सकता है। ये टेस्टिंग भी आपको जो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है कि आपके शरीर में जो आयरन जो डिफिशियंसी है एनीमिया की वो कौन से प्रकार की है। अगर नॉर्मल है, जो कि सप्लीमेंट्स के द्वारा ठीक की जा सकती है, वो आपको सप्लीमेंट देके आपको ठीक करते हैं, या फिर वो आपको डाइट, अगर ट्रीटमेंट में अगर हम लोग आ जाए तो वो आपको हेमाटोलॉजिस्ट के पास जो है वो रेफर करते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट रहती है या तो इधर डाइट से ठीक की जाती है या फिर कुछ आपको सप्लीमेंट जो है वो दिए जाता है। अगर नहीं होती है कुछ, उनको लगता है कि ये कुछ
अलग प्रकार का जो एनीमिया है जो कि मुझसे ट्रीटेबल नहीं है, तो वो स्पेशलाइज को भेजते हैं। जो कौन स्पेशलाइज रहते हैं? हेमेटोलॉजिस्ट रहते हैं, जो कि इनमें रिसर्च किया हुआ रहते हैं। इनकी जो स्टडी और स्पेशलाइज रहती है हेमेटोलॉजिस्ट की, तो वो फिर आपके देखते हैं कि कौन से प्रकार का आपको एनीमिया है, उस हिसाब से फिर आपको ट्रीटमेंट देते हैं, उस हिसाब से आपको डाइट फॉलो करने के लिए कहते हैं, और उस हिसाब से आपको अपने लाइफस्टाइल को में काफी जो है चेंजेस करने के लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए वो कहते हैं। अब आती है प्रिवेंशन। तो बहुत से ऐसे एनीमिया के जो मैंने टाइप बताया वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि इनहेरिटेड एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया जो उसका पार्ट है, अप्लास्टिक एनीमिया उसका जो पार्ट है, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके हाथ में है नहीं। कुछ चीजों को आप मेडिकेशंस के द्वारा जो है वो ठीक कर सकते हैं, कुछ चीजों को आप सप्लीमेंट्स के द्वारा जो है ठीक कर सकते हो। एज पर द रिकमेंडेशन एंड गाइडेंस ऑफ द हेमेटोलॉजिस्ट आपकी जो भी बॉडी कंडीशन है, जो भी ब्लड रिपोर्ट का जो रिजल्ट आया है, उस हिसाब से आपको जो ट्रीटमेंट जो है वो देते हैं, उस हिसाब से आपको फॉलो करना है। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं और हेल्दी डाइट रखते हैं, इन चीजों को फॉलो करते हैं, तो आपका शरीर जो एक अच्छा रहता है और आपको इन सब चीजों से जो है जो कमी होती है, जो आपके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके, या फिर जो सिम्टम्स आपको दिखते हैं इसके कमजोरी के, वो नहीं होते हैं और आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल रहती है। लेकिन अगर आप एनीमिया से तकलीफ है तो प्लीज हेमेटोलॉजिस्ट के गाइडेंस के हिसाब से ही ट्रीटमेंट कीजिए, ना कि किसी भी तरीके का घरेलू उपाय वगैरह करने के आपको जरूरी नहीं, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी हो सकती है। आई होप आपका आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। आज का टॉपिक यही सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।